नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 और उसकी लास्ट 2 सेक्शंस। इसके बाद जो चैप्टर 9 शुरू होने वाला है ऑफ विटनेसेस, गवाहों के बारे में, इतना इंपॉर्टेंट, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि इसको पढ़ते पढ़ते पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक भी आप सीरियस नहीं थे या आप नए आए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो सीरियस हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपका पूरे के पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का साथ के साथ रिवीजन भी होने वाला है। तो चैप्टर नंबर 8 में केवल 3 सेक्शन हैं। उनमें से सेक्शन 121 मैं बहुत डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। कुछ भी बचा नहीं है उस सेक्शन में, हम सब कुछ सीख चुके हैं। तो आज की वीडियो में केवल 2 सेक्शंस होंगी और छोटी-छोटी हैं। 122 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड 123 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यही सेक्शन पहले 116 एंड 117 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। और अब इस 122 भारतीय साक्ष्य अधिनियम जब बनी है ये 116 से, तो इसमें एक छोटा सा परिवर्तन किया गया, चेंज किया गया है, और उस चेंज के कारण मीनिंग में बहुत बड़ा अंतर आया है। उसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, हेडिंग छोड़ देते हैं, हम सीधे सीधे लैंग्वेज पर आ जाते हैं। लैंग्वेज कहती है, अच्छा पहले बेसिक बता दूं इस सेक्शन का आपको, जिससे कि आपके माइंड में थोड़ा सा एक आइडिया रहे कि हम पढ़ने वाले क्या है। एक प्रॉपर्टी है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ध्यान देना, एक एक वर्ड पर ध्यान देना। एक प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसका कोई व्यक्ति है जो अपने आप को ये मालिक बताता है। ए, इस ए व्यक्ति ने इस प्रॉपर्टी को किराए पर दे दिया है, किराए पर दे दिया है, टेनेंसी पर दे दिया है, या फिर इसको लाइसेंस पर दे दिया। दो वर्ड्स ध्यान रखने, टेनेंसी एंड लाइसेंस। लीजी भी हो सकता है उसमें। टेनेंसी अगर 1 साल से ज्यादा की होती है तो लीज मानी जाती है, तो टेनेंसी में लीज भी शामिल है। अब क्वेश्चन ये आता है, मैं ये कहता हूं, मान लो एक व्यक्ति है, मैं हूं, सपोज मैं बड़ा चतुर व्यक्ति हूं, ऐसा मान लेता हूं, मैं ऐसा हूं नहीं, वैसे आप लोगों ने देखा होगा। और मैं सोचता हूं कि पजेशन के 10 में से 9 नंबर होते हैं जब ओनरशिप का डिस्प्यूट आता है। तो मैं सोचता हूं किसी व्यक्ति से कि पहले एक काम करते हैं, इस प्रॉपर्टी का पजेशन ले लेते हैं, कब्जा ले लेते हैं। तो कब्जा लेने के 2 तरीके, एक तरीका है अनऑथराइज तरीका और एक है ऑथराइज तरीका। अनऑथराइज तरीका तो ये है कि आप डंडे दिखाओ, मारो, पीटो, उसके साथ उसका ताला तोड़ो, प्रॉपर्टी में आप घुस जाओ, बट ये क्रिमिनल एक्ट हो जाएगा, आपके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो जाएगा। एक दूसरा तरीका ये है उस प्रॉपर्टी में एंटर करने का, पजेशन लेने का, कि मैं इस प्रॉपर्टी को किराए पर ले लेता हूं। तो प्रॉपर्टी जैसे ही मैं किराए पर लूंगा तो प्रॉपर्टी का पजेशन मेरे पास आ जाएगा। अब प्रॉपर्टी जैसे ही मेरे पजेशन में आई, अब मैं कहता हूं कि जिस व्यक्ति से ये मैंने प्रॉपर्टी रेंट पर ली है, टेनेंसी पर ली है, वो व्यक्ति इसका मालिक ही नहीं है। अब क्या कर रहा हूं, उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप को डिस्प्यूट कर रहा हूं। पजेशन में मैं ऑलरेडी आ चुका हूं, प्रॉपर्टी के ओनरशिप को मैं डिस्प्यूट कर रहा हूं। इसका मतलब मैं उसको टेनेंसी का जो अमाउंट है वो देना नहीं चाहता। तो क्या लॉ मेरी इंटेंशन नहीं समझ सकता है कि मैं चाह क्या रहा हूं? तो लॉ ये कहता है, ये सेक्शन ये कहती है कि भैया देखिए, अगर आपको इस लैंडलॉर्ड की, इस मालिक की अगर ओनरशिप को डिस्प्यूट करना है, टाइटल को डिस्प्यूट करना है, तो पहले आप प्रॉपर्टी से बाहर आइए, फिर आप इसकी ओनरशिप को डिस्प्यूट कर देना। आप प्रॉपर्टी के अंदर बैठ गए टेनेंसी लेकर, अब प्रॉपर्टी में आप बैठे रहेंगे, मजे से सोच रहे हैं कि अब तो मैं पजेशन में मैं बैठा हूं, ओनरशिप मैंने डिस्प्यूट कर दी। तो लॉ बेवकूफ नहीं है, लॉ बनाने वाले बड़े समझदार होते हैं, सारी सिचुएशंस को देखने के बाद लॉ बनाते हैं। तो इसी इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ये सेक्शन बनाई गई है एस्टोपल की, और यहां पर टेनेंट को रोका जा रहा है, और ये कहने से रोका जा रहा है कि जिस व्यक्ति से मैंने ये प्रॉपर्टी किराए पर ली है, वो व्यक्ति इस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, ऐसा वो किराएदार नहीं कह सकता है।
बट यहां पर दो बातें बड़ी टेक्निकल है। टेक्निकल का मतलब कि उनको अगर आप नहीं समझेंगे तो इसकी इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। वो दो बातें क्या होंगी और क्या इसमें नई बात ऐड की गई है। जब ये सेक्शन 116 से 122 बनी, ये तीन बातें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, अदरवाइज बाकी तो सबको सब आता ही है। क्योंकि मैं चाहता हूं दोस्तों कि मेरे व्यूअर दूसरों से आगे रहें, तो मुझे दूसरों से कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको देनी पड़ेगी। तो ये इंफॉर्मेशन भी जो अभी तक मैंने दी है वो भी एक्स्ट्रा है इसमें कुछ। अब मैं आपको इस बेसिक को ध्यान में रखते हुए अब लैंग्वेज आपको दिखाना चाहता हूं। सेक्शन कहती है नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सन क्लेमिंग थ्रू सच टेनेंट। दो व्यक्तियों को मना किया जा रहा है। एस्टोपल कितनों लोगों पर है? दो लोगों पर लगाया जा रहा है। एक तो सीधे सीधे जिसने टेनेंसी ली है, जिसने रेंट एग्रीमेंट किया है, या फिर उसका कोई एजेंट उसके बिहाफ पर या कोई दूसरा पर्सन उसके बिहाफ पर क्लेम करना चाह रहा है। तो ऐसे दोनों लोगों को रोका जा रहा है। कहा जा रहा है नो टेनेंट shall be permitted to deny that landlord of such tenant had a title to such immovable property। तो यहां पर इन दोनों लोगों को परमिट नहीं किया गया है। आपको वर्ड देखना है, परमिट नहीं किया जा रहा है, shall not be permitted। और किस बात के लिए? टू डिनाई, मना करने के लिए। क्या मना करने के लिए? कि जिस व्यक्ति से ये प्रॉपर्टी लैंड पर ली, रेंट पर ली थी आपने, उसका टाइटल नहीं था, ऐसा मना करने से आपको रोका जा रहा है। अब जो टेक्निकल बात थी वो दो है, ध्यान देना। कब रोका जा रहा है? नहीं, पहले ये नहीं बताऊंगा कब रोका जा रहा है, इंटरेस्टिंग बात है, वो थोड़ी सी लेट बताऊंगा। पहले बताता हूं कि उसका टाइटल कब नहीं था, ये कहने से रोका जाएगा। तो ये वर्ड्स आप पढ़ लीजिए कि ये जो अगर टेनेंट है ये कहना चाहता है कि इसका टाइटल नहीं था, तो कब का टाइटल नहीं था, किस स्टेज पर टाइटल नहीं था। तो इन्होंने कहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द टेनेंसी। वो मना नहीं कर सकता कि जब टेनेंसी शुरू हुई, जब किराएदारी शुरू हुई, जब लीज शुरू हुई, उस समय इस लैंडलॉर्ड का, इस मकान मालिक का या इस जमीन के मालिक का टाइटल इसके पास नहीं था, ये ओनर नहीं था, उस समय नहीं था जिस समय टेनेंसी शुरू हुई थी। ये एक टेक्निकल पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? इसका उल्टा सोच के देखिए जरा। क्या ये कह सकता है कि टेनेंसी शुरू हुई आज, सपोज 12 अगस्त, और एक साल बाद 2027 में जाके अगर ये कहे कि 2027 में इस व्यक्ति के पास टाइटल नहीं है इस लैंड का, तो क्या कह सकता है? बिल्कुल कह सकता है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा गया है कि तब कहने से रोका जाएगा कि इस समय टाइटल नहीं था जब टेनेंसी शुरू हुई थी। केवल उस समय के टाइटल को कहने से रोका जा रहा है, टेनेंट को, अदरवाइज के टाइटल नहीं। इसका मतलब क्या इससे पहले के टाइटल को मना कर सकता है कि 4 साल पहले टाइटल नहीं था? हाँ, कह सकता है। जब टेनेंसी शुरू नहीं हुई थी तब के लिए कह सकता है। लेकिन इस 4 साल में कुछ भी ऐसा हो गया कि जब आपने उसी व्यक्ति से किराए पर ली है ये प्रॉपर्टी, तो अब आपने मान लिया है कहीं ना कहीं, ये आपका कंडक्ट है कि मान लिया आपने कि यही व्यक्ति ओनर है, तभी आपने उसके साथ किराए का, रेंट का एग्रीमेंट किया है और आपने उससे पोजेसन लिया है। तो अब आप इस कंडक्ट से लौट नहीं सकते। देखिए, एस्ट्रोपल के सारे इंग्रेडिएंट को चेक करिए। एक व्यक्ति ने एक कोई डिक्लेरेशन दी है, कोई स्टेटमेंट दिया है, कोई एक्ट किया है, कोई कंडक्ट किया है। क्या है यहां पर? टेनेंट का। ये सारी चीजें किसकी देखनी है आपको? टेनेंट। टेनेंट ने एक कंडक्ट किया कि वो लैंडलॉर्ड को इस प्रॉपर्टी का लैंडलॉर्ड मान लिया। मानने के बाद इस लैंडलॉर्ड के साथ में एग्रीमेंट कर लिया। अब लैंडलॉर्ड ने कोई इसकी बात पर विश्वास करते हुए कि ये मुझे लैंडलॉर्ड मान रहा है, इस बात पर विश्वास करते हुए एक एक्ट कर दिया, रेंट एग्रीमेंट कर लिया और पोजेसन इस व्यक्ति को दे दिया। इट मींस इसकी पोजीशन चेंज हो गई। अब ये व्यक्ति टेनेंट अपने स्टेटमेंट से पीछे हटेगा तो उसको लॉस होगा या नहीं होगा? डेट्रीमेंट होगा या नहीं होगा? यही एस्टोपल की कंडीशन है।
बट यहां कुछ टेक्निकल चीजें हैं, इसलिए इसलिए अलग सेक्शन बनानी पड़ी। तो क्वेश्चन है कि कब के टाइटल को डिस्प्यूट नहीं कर सकता, नंबर एक। अब नंबर दो बात कि कब कब नहीं कर सकता, कब के टाइटल को डिस्प्यूट नहीं कर सकता, और दूसरी बात है कब कब नहीं कर सकता। तो देखिए कब तक नहीं कर सकता, उन्होंने कहा है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द टेनेंसी। जब तक टेनेंसी चल रही है तब तक डिस्प्यूट नहीं कर सकता है लैंडलॉर्ड की ओनरशिप। तो क्या टेनेंसी छोड़ने के बाद कर सकता है? जितनी भी जजमेंट आप पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ द जजमेंट्स में यह कहा गया कि अगर आपको इस लैंडलॉर्ड की लैंडलॉर्ड की ओनरशिप को डिस्प्यूट करना है तो पहले आप टेनेंसी छोड़िए, आप इस प्रॉपर्टी से बाहर आइए, देन आप इसकी ओनरशिप को चैलेंज कर दीजिए। लेकिन इस समस्या को भी खत्म कर दिया अब नए लॉ। तो यहां से आगे के जो ये वर्ड्स हैं, और एनी टाइम देयर आफ्टर, ये पहले लॉ में नहीं थे। एनी टाइम देयर आफ्टर, ध्यान दे लो, मैं इसको दूसरे कलर में दिखा रहा हूं आपको। और एनी टाइम देयर आफ्टर, पहली बात तो ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द टेनेंसी, जब तक टेनेंसी चल रही है, जब तक आपका एग्रीमेंट है, जब तक आप उस प्रॉपर्टी में बैठे हैं, तब तक ओनरशिप को डिस्प्यूट नहीं कर सकते। उस समय की ओनरशिप जब टेनेंसी शुरू हुई थी। अब ये नए वर्ड्स ऐड किए गए और ये कहा है कि अब अगर आपने टेनेंसी छोड़ भी दी तब भी आप इसकी ओनरशिप को डिस्प्यूट नहीं कर सकते। ये नए वर्ड जोड़े हैं, जबकि इन वर्ड्स के जोड़ने से पहले जितनी भी जजमेंट्स आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ लें, सब में लिखा है कि हां इसके टाइटल को, इसकी ओनरशिप को डिस्प्यूट किया जा सकता है, लेकिन जब जब आप टेनेंसी छोड़ देंगे। तो इस बात को तो ये वर्ड्स लिखकर खत्म कर दिया। तो क्या अब टेनेंसी छोड़ने के बाद भी ये बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि इसकी प्रॉपर्टी नहीं है ये? सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक व्यक्ति है, सपोज ए, इसने बी से एक प्रॉपर्टी किराए पर ले ली। इसने सोचा कि बी की प्रॉपर्टी है और बी इसका चाचा है। ध्यान देना, बी ए का चाचा है, अंकल है, इसके फादर का ब्रदर है। और जब ये प्रॉपर्टी में आ गया, ए प्रॉपर्टी में आ गया और इससे रेंट एग्रीमेंट कर लिया, इसके बाद एक दिन इसे इस प्रॉपर्टी के बेसमेंट में एक डॉक्यूमेंट मिला, सेल डीड मिली, और उससे पता चला कि ये प्रॉपर्टी तो जॉइंट प्रॉपर्टी है, ए के फादर की एंड बी की, यानी ए के चाचा की और फादर की जॉइंट प्रॉपर्टी। और इसके फादर मर चुके हैं, इसका मतलब इसका हिस्सा तो अब ए में इनहेरिट हो गया। तो क्या ए ये नहीं कह सकता है अब कि बी का टाइटल नहीं है? बी का टाइटल नहीं है, बी ऑनर नहीं है इस प्रॉपर्टी का, मैं भी ऑनर हूं इस प्रॉपर्टी का। क्या ए नहीं कह सकता? भाई एक्चुअल में तो है ऑनर, लेकिन लॉ कहता है नहीं कह सकता। पर टेक्निकल बात यह है कि कब के लिए नहीं कह सकता? 12 अगस्त 2026 को रेंट एग्रीमेंट किया था, तो ए ये नहीं कह सकता कि 12 अगस्त 2026 को बी ओनर नहीं था। लेकिन हां ये कह सकता है 1 साल बाद, जब इसे 2 साल बाद, 4 साल बाद, जब इसे ये पता चला कि ये तो मेरे पिताजी की जॉइंट प्रॉपर्टी है, मेरे पिताजी की, मेरे चाचा की, तो ए कह सकता है कि हां बी के पास टाइटल नहीं है। कब नहीं है? बाद में नहीं, जिस समय सेल डीड इसको मिली। लेकिन स्टिल जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था उस दिन के टाइटल को डिनाई नहीं कर सकता, लॉ अलाउ करता है। क्वेश्चन आता है कि इसने ये प्रॉपर्टी रेंट से छोड़ भी दी, तो क्या इन वर्ड्स के कारण अब भी मना नहीं कर सकता? प्रॉपर्टी छोड़ने के बाद भी मना नहीं कर सकता कि बी ओनर नहीं है इस प्रॉपर्टी का? हाँ भैया, बिल्कुल मना नहीं कर सकता, लेकिन वो पिन पॉइंट किस डेट के टाइटल को मना नहीं कर सकता? उस डेट के टाइटल को मना नहीं कर सकता जिस डेट पर इसने एग्रीमेंट किया था। बाद वाले टाइटल को डिनाई कर सकता।
तो इसके एंट्री हो जाने से जो पुरानी जजमेंट्स थी वो तो सब ओवर रूल्ड हो गई एक तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए चेंज क्या आया है। चेंज ये आया है कि ड्यूरिंग कंटिन्यूएंसी के साथ साथ देयर आफ्टर भी टेनेंसी को छोड़ने के बाद भी इस बंदे को रोक दिया जाएगा कि वो ऐसा डिस्प्यूट ना करे। तो ये हुआ पहला पार्ट। एंड दूसरा पार्ट देखिए, एंड नो पर्सन हु केम अपॉन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये दूसरा पार्ट है। वो कहते हैं दूसरा कोई पर्सन है यहाँ पर, यहाँ टेनेंट नहीं है, वहां टेनेंट था, यहाँ पर्सन है। कोई भी व्यक्ति जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर आया है, इट मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन में आया है कोई व्यक्ति, लेकिन कैसे आया है? बाय द लाइसेंस ऑफ पर्सन इन पोजेशन देयरऑफ। यहां पर ओनर की बात नहीं हो रही, पहले पार्ट में ओनर की बात हो रही थी, दूसरे पार्ट में वो व्यक्ति जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है दूसरे पार्ट में, वहां पर एक व्यक्ति इस प्रॉपर्टी पर आया है लाइसेंस लेकर। और लाइसेंस किससे लिया है? जो व्यक्ति ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी के पोजेशन में था। पोजेशन में होना और ओनर होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो लाइसेंस किसका है? पोजेसर का, जो इससे पहले पोजेशन में था इस प्रॉपर्टी के, उससे लाइसेंस लेकर इस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आया है कोई। तो ऐसे पर्सन को नो सच पर्सन shall be permitted to deny that such person कौन सा? जिसके पास पहले पोजेशन था, जिसने लाइसेंस दिया है, had a title to such possession, टाइटल ऑफ ओनरशिप नहीं, टाइटल ऑफ सच पोजेशन। ऐसे पोजेशन के लिए ऑथराइज नहीं था वो, ऐसा क्लेम करने से रोका जा रहा है किस व्यक्ति को? जो लाइसेंस लेकर बाद में पोजेशन में आया है उस व्यक्ति को। अगेन वही कि कब नहीं था टाइटल ऑफ सच पोजेशन, वही पिन पॉइंट, एट द टाइम व्हेन सच लाइसेंस वाज गिवन। जिस टाइम पर लाइसेंस दिया गया, उस टाइम पर जिस व्यक्ति ने लाइसेंस ग्रांट किया उस व्यक्ति के पास पोजेशन का टाइटल नहीं था। ऐसा नहीं कह सकता वो पर्सन जो ऐसे व्यक्ति से, ग्रांटर से लाइसेंस लेकर इस प्रॉपर्टी पर आया है। इट मींस अगेन एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का पोजेशन में था पहले, मैं ओनर नहीं कह सकता क्योंकि बात नहीं हो रही है ओनर की। एक व्यक्ति है ए, ये पहले इसके पोजेशन में था, अब ए ने लाइसेंस ग्रांट कर दिया बी को, अब बी इसकी प्रॉपर्टी के पोजेशन में आ गया है। तो अब इस बी को रोका जा रहा है, एस्टॉपल लगाया जा रहा है कि वो ये नहीं कह सकता कि जिस दिन मुझे लाइसेंस दिया गया था उस दिन ए के पास पोजेशन नहीं था इसका, ये नहीं कह सकता। इसको कहने से रोका जा रहा है सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में थोड़ा सा आप डिफरेंस देख लीजिए। अब बात करते हैं सेक्शन 123। 123 में 122 में तो बात हुई लाइसेंसी की एंड टेनेंसी की, लेकिन 123 में देखिए किसकी बात हो रही है। यहां पे बात हो रही है, उसमें भी दो बातें थी 122 में, 123 में भी दो बातें। 122 में दो बातें थी, एक था टेनेंट, एक था लाइसेंसी। 123 में भी दो बातें हैं, एक है बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर और एक है बेली एंड बेलर। अब दोनों को थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा। यहां पर 123 में कहा गया कि नो एक्सेप्टर। नो एक्सेप्टर का मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, आप समझते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बिल को ड्रॉ करता है व्यक्ति, वो ऑर्डर देता है किसी अगले सामने वाले व्यक्ति को कि आप इतने रुपए, वो थर्ड पर्सन का नाम लिखता है इधर से कि आप उसको दे दीजिए। ए के मान लो ए की लाइबिलिटी बी पर है कुछ, कि बी को 1 लाख रुपए देने हैं ए के लिए क्योंकि ए से कुछ सामान खरीदा है उसने। तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देता है ए और कहता है बी को एड्रेस करता है कि आप सी को दे दीजिए वो 1 लाख रुपए, और बी ने इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे ही बी ने इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया तो ये सेक्शन कहती है कि अब बी ये डिनाई नहीं कर सकता कि ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज
ड्रॉ करने की अथॉरिटी ए के पास नहीं थी। इट मींस ए की बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करने की अथॉरिटी को बी चैलेंज नहीं कर सकता, उसे रोक दिया जाएगा। कब? जब ऐसी बिल ऑफ एक्सचेंज को एक बार बी ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो कौन सा टाइम है? एक्सेप्ट कर लिया। तो कि वो बी ऐसी बिल ड्रॉ नहीं कर सकता था, ये कहने से बी को रोक दिया जाएगा। लेकिन हाँ, एक एक्सप्लेनेशन है इसमें, एक्सप्लेनेशन नंबर 1, वहां कहा गया है द एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में डिनाई दैट बिल वाज रियली ड्रॉन बाय द पर्सन बाय हुम इट परपोर्ट्स टू हैव बीन ड्रॉन। हाँ, वो एक बात कह सकता है कि जिस व्यक्ति द्वारा इस बिल एक्सचेंज को बनाया हुआ दिखाया जा रहा है, एक्चुअल में उस व्यक्ति ने ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ नहीं किया है, ऐसा कह सकता है। लेकिन ये नहीं कह सकता कि उस पर्सन की अथॉरिटी ही नहीं थी। तो मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, एक बार अगर एक्सेप्ट कर लिया तो अब कर लिया। तो ये कहां लिखा है? देख लीजिए, पढ़ लीजिए। No acceptor of bill of exchange shall be permitted to deny that drawer had authority to draw such bill or to endorse it. ऐसा उसको कहने से मना कर दिया जाएगा, उसको परमिट नहीं किया जाएगा कि आप अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर पाएंगे। नॉर दूसरा पार्ट बेली के लिए है। बेली और बेलर क्या होता है? देखिए, बेल वाला वर्ड आपने खूब सुना होगा। जब बेली और बेलर आते हैं तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बेली और बेलर बेल से ही बने हैं। और बेल का मतलब क्या होता है? बेल का मतलब होता है देना, किसी को कुछ देना। लेकिन जब हम बेल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही बात आती है कि कोई व्यक्ति कस्टडी में है, वहां से बाहर आया है। नो भाई, बाहर नहीं आया है। जिस ऑफिसर ने या जिस कोर्ट की या जिस ऑफिसर की कस्टडी में था ये व्यक्ति, उसने कस्टडी दी है। बेल मींस दी है। क्या दी है? कस्टडी दी है। किसको दी? जो व्यक्ति कस्टडी में था, उसी की चॉइस के व्यक्ति को। बेल का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? बेल का मीनिंग, बेल मींस टू गिव द कस्टडी ऑफ अ पर्सन टू द पर्सन ऑफ हिज चॉइस। उसी व्यक्ति की पसंद के व्यक्ति को कस्टडी ट्रांसफर की जाती है, बेल का मतलब। तो यहां पर देना है, बेल का मतलब देना है। तो जो बेलर है वो क्या कर रहा है? वो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कोर्ट या वो ऑफिसर जिसने बेल दी, वो बेलर की कैटेगरी में होता है। और जिसको बेल दी जा रही है, जिसको वो प्रॉपर्टी दी जा रही है, जिसको व्यक्ति दिया जा रहा है, वो होता है बेली। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि इस व्यक्ति को आप किसी सामान से एक्सचेंज कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो अगर मैंने कोई सामान आपको दिया कि लीजिए इस सामान को आप रख लीजिए देखभाल करने के लिए, दे दिया आपको मैंने। तो अब मैंने आपको सामान बेल किया है, मैं बेलर हो गया, आप बेली हो गए। आपकी ड्यूटी है कि उस सामान की आप देखभाल करेंगे, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पर करेंगे जो हम दोनों के बीच में सेटल होंगी। तो यहां पर कहा गया है नॉर शैल एनी बेली और लाइसेंसी। बेली का मतलब जिसको वो प्रॉपर्टी दी गई है देखभाल करने के लिए, या लाइसेंस दिया गया है उस प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए। नो एनी बेली और लाइसेंसी बी परमिटेड टू डिनाई दैट हिज बेलर जिसने वो प्रॉपर्टी इसको दी है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। बेलर और लाइसेंसर जिसने लाइसेंस दिया था, हैड अथॉरिटी टू मेक सच बेलमेंट और ग्रांट सच लाइसेंस। ऐसा कोई भी बेली, कोई भी लाइसेंसी को मना कर दिया जाएगा, डिनाई किया जा रहा है कि आप ये नहीं कह सकते कि जिस पर्सन जो बेलर है तुम्हारा, जो लाइसेंसर है, जिसने आपको प्रॉपर्टी दी है, जिसने आपको उस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए लाइसेंस दिया है, उसके पास अथॉरिटी नहीं थी ऐसा बेलमेंट करने की या ऐसा लाइसेंस ग्रांट करने की। उस अथॉरिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगेन एक्सप्लेनेशन है यहां पर भी, जैसे 100 जैसे कि
फर्स्ट पार्ट के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए था, इफ अ बेली डिलीवर्स द गुड्स बेल टू अ पर्सन अदर देन द बेलर, he may prove that such person had a right to them as against the bailor। हाँ, वो ये कह सकता है कि देखिए, बेलर ने सामान बेली को दे दिया, जो भी टर्म एंड कंडीशन रही टेक केयर के लिए। अब कुछ दिन बाद बेलर ने अपना सामान वापस मांगा बेली से। अब बेली कहता है मैं तो तुमको नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारी अथॉरिटी ही नहीं थी इस सामान को मुझे बेल करने की, बेलमेंट की। ऐसा वो नहीं कह सकता। हाँ, वो ये कह सकता है कि ये सामान मैं तुमको नहीं दूंगा, अब ये सामान मैं किसी और व्यक्ति को दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा राइट नहीं है इस प्रॉपर्टी पे, उस दूसरे व्यक्ति का राइट है। सच अदर पर्सन हैड अ राइट टू देम एज अगेंस्ट द बिलर। भाई, आपको मैंने पेन दिया कि भाई लो आप यूज कर लो इस पेन को, मुझे वापस कर देना बाद में। अब आपको पता चला कि ये पेन तो किसी दूसरे व्यक्ति का है, आपको समझ में आ गया, आपको विश्वास हो गया कि तो दूसरे व्यक्ति का है। अब मैं आपसे पेन मांगने आता हूं तो आप मुझे मना कर सकते हो, ये तो कह सकते हो कि नहीं सर आपका पेन नहीं, ये पेन तो इन व्यक्ति का है तो मैंने तो इनको दे दिया। ये नहीं है कि मैंने ही आपको दी है वो प्रॉपर्टी तो अब मुझे ही लौटाओगे आप। लेकिन हाँ, जिस समय मैंने ये आपको दी थी उस समय मेरी अथॉरिटी नहीं थी आपको देने की, उस अथॉरिटी को चैलेंज नहीं। ये कहती है सेक्शन 123। और यहां पर जाकर 123 अब चैप्टर नंबर 8 अब हो गया भैया एंड। अब बात करेंगे ऑफ विटनेस चैप्टर नंबर 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से वीडियो शुरू होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सेक्शन 123 एंड 122 समझ आ गई होंगी। अगर कोई डाउट रह गया है एस्टोपल में तो आप कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स के जवाब देने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर किया करो दोस्तों, कमेंट्स में कंजूसी मत करो। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन करेंगे तो और भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।